मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द टॉपिक कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन ब्रेन के द्वारा करवाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वो हमारे ब्रेन के द्वारा ही करवाई जाती है। हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स हर एक पार्ट के अंदर सिचुएटेड होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहते हैं। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी से इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचाते हैं, फिर वहाँ पे हमारी इम्पल्स की स्टिमुलेशन होती है, फिर वहीं पे जनरेशन होती है। जो अब नई इम्पल्स बनी है यानी कि जो इनकी जनरेशन हुई है वो फिर से हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाई जाती है और हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करती है और यही प्रोसेस हमारी चलती रहती है। इस तरह से ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए ब्रेन को कंट्रोलर ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है, ये हमारे अलग अलग सिस्टम्स को कंट्रोल करके रखता है। इसी तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारे ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन के अंदर मेडुला ओब्लंगेटा एंड पोन्स पार्ट प्रेजेंट होते हैं। कौन सा पार्ट? मेडुला ओब्लंगेटा एंड पोन्स पार्ट, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। जब भी हमारी इनवॉल्यूंट्री प्रोसेस होती है यानी कि हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं तो वो हमारे कौन से एरिया से करवाई जाती है? मेडुला ओब्लंगेटा एंड पोन्स। पोन्स ऊपर वाला हिस्सा होता है और मेडुला ओब्लंगेटा उसके नीचे। जो इनवॉल्यूंट्री प्रोसेस है वो किसके द्वारा करवाई जाती है? मेडुला ओब्लंगेटा एंड पोन्स। और जो वॉलूंट्री प्रोसेस होती है वो हमारे कोर्टेक्स के द्वारा करवाई जाती है। उसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन देखते हैं तो जो नॉर्मल रेट होता है रेस्पिरेशन का वो कितना होता है? 12 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। इसको हम 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट भी बोल सकते हैं और 12 to 18 भी हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है एडल्ट्स के अंदर। जो हमारा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंजमेंट हो रही होती है यानी कि टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्स कितनी होती है? 500 ml। जब भी हम वन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारी कितनी गैस की एक्सचेंजमेंट हुई होती है वहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की 500 ml, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी करवा चुकी हूँ। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड होती है तो हम इंस्पिरेशन करते हैं और जब भी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो हम एक्सपिरेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी चलती ही रहती है। उसके बाद है कंट्रोल मैकेनिज्म। कंट्रोल मैकेनिज्म मेनली दो तरीके से होता है, वॉलूंट्री एंड इनवॉलूंट्री। वॉलूंट्री कंट्रोल हमारा ऐसा कंट्रोल होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है। जब हम सांस को थोड़े टाइम तक रोक लेते हैं यानी कि अपने ब्रीथ को होल्ड कर लेते हैं उसको हम वॉलूंट्री कंट्रोल कहते हैं, यानी कि जिसको हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम जब भी बोलते हैं, सिंगिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, हंसते हैं तो उस टाइम पे हम थोड़े टाइम के लिए अपने सांस को रोक सकते हैं। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वॉलूंट्री कंट्रोल। और वॉलूंट्री कंट्रोल हमारे ब्रेन के किस हिस्से द्वारा करवाया जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा। किसके द्वारा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा वॉलूंट्री कंट्रोल करवाया जाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। उसके बाद है जो इनवॉलूंट्री कंट्रोल है। मैंने दो तरीके का बताया था कंट्रोल मैकेनिज्म, एक था हमारा वॉलूंट्री एंड सेकंड है इनवॉलूंट्री। इनवॉलूंट्री को हम ऑटोमेटिक कंट्रोल भी बोलते हैं, यानी कि जब हम क्या है सो रहे होते हैं या फिर अनकॉन्शियस होते हैं उस टाइम पे भी हम सांस लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम ब्रीदिंग को होल्ड नहीं किए रखते, हम सांस लेते रहते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हमारी प्रोसेस चलती रहती है। यानी कि जब हम सो रहे होते हैं या फिर कोई काम नहीं कर रहे होते, हम अनकॉन्शियस हैं बेशक से, चाहे हम बेहोशी के हालात में, लेकिन उस टाइम पे भी हम सांस लेते हैं तो ये हमारे ब्रेन के द्वारा ही कंट्रोल करवाया जाता है। ब्रेन के अंदर हमारा क्या पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा पार्ट होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस को करवाता रहता है, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस को वहाँ पे कंट्रोल करता रहता है। उसके बाद जो हमारे इनवॉलूंट्री प्रोसेस है उसके दो मैकेनिज्म है, न्यूरल मैकेनिज्म एंड केमिकल मैकेनिज्म। न्यूरल मैकेनिज्म के अंदर हमारा न्यूरॉन्स जो होते हैं वो अपनी प्रोसेस को करते रहते हैं। मैंने बताया था कि वो क्या है, इम्पल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर इम्पल्स हमारी बॉडी तक आते हैं। और केमिकल जो कि केमिकल्स की वजह से होता है, जबकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की यहाँ पे एक्सचेंजमेंट होती है। ये वाली दोनों की दोनों प्रोसेस मैं आगे आपको करवाऊंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन किसके द्वारा है। मेनली अगर कोई पूछता है तो कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? एक तरह से इनवॉलूंट्री प्रोसेस होती है, क्योंकि वॉलूंट्री तो बस कुछ ही मिनट्स के लिए हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम के लिए हम करेंगे तो वहाँ पे जो भी इंसान है उसकी डेथ हो सकती है, इसलिए क्या एक तरह से ये इनवॉलूंट्री प्रोसेस होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं या फिर एक्सपिरेशन करते हैं, यानी कि जो रिदम वहाँ पे बनती है, जो वहाँ पे रिदम बनती है यानी कि साइकिल बनता है, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मेडुला ओब्लंगेटा एंड पोन्स के द्वारा वहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो क्या होता है हमारा? मेडुला ओब्लंगेटा एंड
पोन्स, वही बात है। जो साइज होता है थोरैक्स का वो किसके द्वारा अफेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी मसल्स के द्वारा। रेस्पिरेटरी मसल्स कौन सी? यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर भी करवाया था, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज फाउंड बाय ग्रुप्स ऑफ नर्व सेल्स। देखो ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? नर्व सेल्स। वहाँ पे क्या है? नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे देखो हमारे क्या है, जो हमारे क्या है रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स है, वहाँ पे क्या न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और फिर वो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन तक इम्पल्स को लेके जाते हैं। किसके द्वारा? जो वहाँ पे हमारे नर्व्स हैं, जो हमारे नर्व्स हैं उनके द्वारा हमारे ब्रेन तक इम्पल्स को लेके जाते हैं। फिर हमारा ब्रेन ही वहाँ से इम्पल्स को जनरेट करता है और हम इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन प्रोसेस को वहाँ पे करते रहते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सेंटर दिखा रखा है। रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा है? हमारा पोन्स एंड मेडुला ओब्लिगेटा। पोन्स हमारा ऊपर वाला एरिया होता है और मेडुला ओब्लिगेटा हमारा नीचे वाला एरिया होता है। यहाँ पर हमारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पोन्स के अंदर भी हमारे 2 पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। और ऐसे ही हमारे मेडुला ओब्लिगेटा के अंदर भी हमारे 2 पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन यानी कि रिदम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद है मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि जो मेडुला ओब्लिगेटा है, मेडुला ओब्लिगेटा एंड पोन्स, उनके काम क्या क्या हैं? मेडुलरी रिदमेटिक एरिया, जो क्या हमारा मेडुला का एरिया था, यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है ये वाला एरिया, ये क्या करता है? हमारे रिदम्स को बनवाता है। क्या करता है? ये रिदम्स को बनवाता है। इन मेडुला ओब्लिगेटा दिस एरिया कंट्रोल्स द रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जितनी हम साइकिल करेंगे, हमने क्या 12 साइकिल करनी है, 13, 14, 15, 16, 17 या फिर ज़्यादा जितनी भी साइकिल हम करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन की हम जितनी भी साइकिल्स करते हैं, हम जितनी भी वहाँ पे रिदम्स करते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है? मेडुला ओब्लिगेटा के द्वारा। हमें कितनी सांसें लेनी हैं वो किसके द्वारा बनती है? वहाँ पे मेडुला ओब्लिगेटा के द्वारा। उसके बाद है जो हमारा पोन्स है, जो हमारा पोन्स एरिया, यानी कि वहाँ पे क्या है? न्यूमोटैक्सिक एंड एपिस्टैक्सिक। तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है नीचे वाली, ये स्पेलिंग यहाँ पे मैंने आपको दे रखी है, ये वाली स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है, एपनिस्टिक। जो हमारे क्या है न्यूमोटैक्सिक एरिया होता है, ये क्या करता है? ये दोनों के दोनों एरिया क्या करवाते हैं? हमारे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करवाते हैं। जब भी हम एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं और अपनी बॉडी यानी कि एलुलॉइड से एटमॉस्फेयर के अंदर वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाना किसका काम है? हमारे पोन्स का। यानी कि जो हमारा पोन्स का न्यूमोटैक्सिक और एपनोटैक्सिक एरिया है उस वो क्या करवाता है? हमारे इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन करवाता है। और जो हमारी किसके बीच में करवाता है? एलुलॉइड और एटमॉस्फेयर के बीच में ये करवाता है। जबकि हमारा जो मेडुला ओब्लिगेटा वो क्या करता है? हमारा उनकी रिदम्स बनवाता है कि हमें साइकिल कितनी करवानी है, हमें रिदम्स कितनी करवानी है। ये क्या करवाता है कि हमें एक रिदम के अंदर कितनी ऑक्सीजन लेनी है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, ये हमारी अब कितनी फास्टली वो करवानी है। मेडुला ओब्लिगेटा क्या करता है? वो कितनी फास्टली करवानी है और कितनी स्लो करवानी है, ठीक है। उसके बाद है कीमो रिसेप्टर्स। ये तो क्या था? हमारा न्यूरो। मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे, क्या क्या? न्यूरल मैकेनिज्म। न्यूरल मैकेनिज्म किसके द्वारा? हमारा मेडुला ओब्लिगेटा एंड पोन्स के द्वारा, जो हमारा नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। उसके बाद है कीमो रिसेप्टर्स, यानी कि केमिकली जो हमारी प्रोसेस है। द कीमो रिसेप्टर्स इज लोकेटेड इन द मेडुला ओब्लिगेटा। जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे मेडुला ओब्लिगेटा के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो ऑक्सीजन होती है उसके प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। मैंने बताया था कि वहाँ पे डिफ्यूजन मेथड होता है। जो भी गैस हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो उसको हमारी बॉडी से बाहर मूव करवा देता है, क्योंकि बाहर के इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यानी कि जो भी एयर, यानी कि जिस भी एयर, जैसे ऑक्सीजन बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है और हमारी बॉडी के अंदर कम होती है तो उसको हमारी बॉडी की साइड में वहाँ पे मूवमेंट करवाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा और बाहर के एनवायरनमेंट के कंपेयरमेंट में तो उसको हमारी बॉडी से बाहर निकलवा देता है। द कीमो रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग हाइपर कैपनिया। जब क्या हाइपर कैपनिया होता है, जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, देखो जो हमारे क्या है मेडुला ओब्लिगेटा होता है और जो हमारे क्या है लंग्स है वहाँ पे एलुलॉइड प्रेजेंट है। वहाँ पे क्या होता है कीमो, जो हमारे एलुलॉइड हैं
जो कि हमारे एल्वियोलाइज है, वहाँ पे क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं वहाँ पे, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है। तो कीमो रिसेप्टर्स क्या करवाते हैं, जब भी हाइपर कैपनिया होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है तो हमारे कीमो रिसेप्टर्स उसी टाइम पे स्टिमुलेट होते हैं। क्या होते हैं वहाँ पे, कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसी टाइम पे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो मेडुला ओब्लंगेटा तक अपनी इम्पल्स को पहुँचाता है। मेडुला ओब्लंगेटा तक इम्पल्स जाएंगी और वहाँ पे जो हमारा सेंटर है वो फिर कंट्रोल होगा, यानी कि वही हमारा ब्रेन जो है उन इम्पल्स को स्टिमुलेट करेगा और फिर जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद जो भी जनरेटेड यहाँ पे इम्पल्स आई उनको फिर से न्यूरॉन्स के द्वारा हमारे लंग्स तक पहुँचाएगा कि आपको इंस्पिरेशन करनी है कि एक्सपीरेशन करनी है। वो हमारे लंग्स को यानी कि जो ब्रेन है वो हमारे लंग्स को बताएगा, यानी कि जो हमारे वहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि हमारे इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन में हेल्प करते हैं, तो वहाँ तक अपने इम्पल्स को पहुँचाएगा कि आपको अब इस टाइम पे इंस्पिरेशन करनी है कि एक्सपीरेशन करनी है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है यानी कि हाइपर कैपनिया होता है, तभी हमारा मेडुला ओब्लंगेटा तक इम्पल्स जाती हैं और फिर हमारा मेडुला ओब्लंगेटा बोलता है हमारी बॉडी को कि आपको ऑक्सीजन बाहर रिमूव करनी है। इस तरह से हमारी वहाँ पे वहाँ क्या करनी है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव करना है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है, यानी कि हमारी एक्सपीरेशन प्रोसेस वहाँ से निकल जाती है और फिर वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन आ जाती है और ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है, यानी कि कीमो रिसेप्टर्स के द्वारा। जब भी वहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या एक तरह से केमिकल ही है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जब ज़्यादा होता है तो मेडुला ओब्लंगेटा उसी टाइम पे स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है मोर देन 40 mm ऑफ Hg, वही बात है, जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, हाइपर कैपनिया हो जाता है, वो क्या 40 mm ऑफ Hg से अगर अबो हो जाता है तो उसी टाइम पे हमारे कीमोरिसेप्टर्स वहाँ पे स्टिमुलेट हो जाते हैं और फिर हमारे मेडुला ओब्लंगेटा तक वहाँ तक हमारी इम्पल्स को पहुँचाते हैं। फिर हम क्या इंस्पिरेशन वहाँ पे करते हैं, अपने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की चेंजमेंट वहाँ पे अकर होती है। यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर शो कर रखा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे क्या है, जो हमारे कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली हमारे 2 टाइप के होते हैं, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल जो होते हैं वो हमारे बीच में लोकेटेड होते हैं मेडुला के, और जो पेरिफेरल होते हैं वो उसके पेरिफेरल एरिया के अंदर लोकेटेड होते हैं। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, क्या है जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो क्या, जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वो क्या सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू हमारे मेडुला ओब्लंगेटा तक पहुँचता है और उसी टाइम पे हमारे मेडुला ओब्लंगेटा में स्टिमुलेशंस वहाँ पे आती है। स्पाइनल कॉर्ड भी एक तरह से क्या वहाँ पे न्यूरॉन्स को अपने अंदर रखती है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे मेडुला ओब्लंगेटा तक पहुँचाते हैं, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है एक तरह से, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ पे अब क्या बता रखा है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स इज लोकेटेड इन मेडुला। जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, वो मेडुला के अंदर लोकेटेड होते हैं। वो किसको रिस्पॉन्स करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। जब क्या है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसी टाइम पे हमारा जो मेडुला सेंटर है वो वहाँ पे स्टिमुलेट होता है और हमारे लंग्स को बोलता है कि हमें अब इंस्पिरेशन करनी है और एक्सपिरेशन हमें करनी है। जो भी वहाँ पे करनी है वो हमारे लंग्स को वहाँ पे बता देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिमूव करना है और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के अंदर लेना है। और इसी तरह से जो हमारा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स है वो हमारे आयोटिक एंड कैरोटिड बॉडीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है, देखो एक तो हो गया हमारे क्या न्यूरॉन्स के थ्रू, ठीक है। सेकंड है हमारे ब्लड के थ्रू भी हमारी क्या प्यूरिफिकेशन होती है। जैसे हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसी टाइम से हमारी क्या नौ इम्पल्स हमारी मेडुला तक पहुंचती है, पर वो क्या पेरिफेरल एरिया के थ्रू पहुंचते हैं। पेरिफेरल यानी कि वो डायरेक्ट सेंटर में नहीं पहुंचती, वो क्या साइड वाले एरियाज के थ्रू वहाँ पे पहुँचती हैं। जैसे कि हमारे ग्लैसोफेरेंजियल और वेगस नर्व्स हैं वो हमारी मेडुला तक पहुंचती है और वहाँ पे स्टिमुलेशन करती है रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो कैरोटिड बॉडीज यानी कि जो कैरोटिड बॉडी वेसल्स और आयोटिक बॉडीज यानी कि जो हमारा हार्ट से आयोटा आता है यहाँ पे। जब भी यहाँ पे इन एरियाज के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तभी उसी टाइम पे क्या यहाँ पे हमारे ग्लैसोफेरेंजियल नर्व्स हैं। देखो क्या है ग्लैसोफेरेंजियल नर्व्स, देखो यहाँ पे कैरोटिड बॉडी दिखा रखी है मैंने। यहाँ पे एक येलो कलर की आपको
नर्व दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे ग्लैसोफेरेंजियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। कौन सी? कैरोटिड बॉडीज के अंदर कौन सी नर्व है? ग्लैसोफेरेंजियल। और यहीं पे हमारी वेगस नर्व्स भी प्रेजेंट होती है। कौन सी नर्व्स? वेगस नर्व भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरह से पेरिफेरल एरिया की तरफ से हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा तक जाती है और हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को वहाँ पे एक तरह से वहाँ पे कंट्रोल करवाती है ब्रेन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से जो कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है तो वो हमारे क्या सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा तक पहुंचते हैं और फिर वहाँ पे नर्व्स की जनरेशन होती है और फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर देते हैं और ऑक्सीजन को वहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में वहाँ पे एक्सचेंजमेंट होती है और इसी के द्वारा हम क्या इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हमारी प्रोसेस चलती रहती है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हमारी प्रोसेस चलती रहती है। इसीलिए जो हमारा कंट्रोल है वो किसके द्वारा हो रहा है? हमारे ब्रेन के द्वारा। और ब्रेन में कौन सा पार्ट है? हमारा मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स। और यही प्रोसेस हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है जब तक इंसान जीवित रहता है, यानी कि जब तक वो लाइफ उसकी सेफ रहती है।